नमस्कार। लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। तीसरे चरण में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर जो है वो सुबह से मतदान हो रहा है और अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो हैं वो आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह में सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए जो है लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। वहीं दूसरी ओर उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में न केवल हिस्सा लिया बल्कि लोगों से भी महापर्व में भाग लेने की अपील की। वहीं दूसरी ओर अगर हम तीसरे चरण के तहत 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो तीसरे चरण के तहत अब तक 3 बजे तक 53.60% मतदान जो है वो हो चुके हैं। असम में बात करें तो 63.08% वोटिंग हुई है। बिहार में 46.69% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 58.19% वोटिंग हुई है। वहीं दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 52.43% वोटिंग हुई है। वहीं अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में 61.39% वोटिंग हुई है। गुजरात में 47.03% वोटिंग हुई है। कर्नाटक में 54.20% वोटिंग हुई है तो मध्य प्रदेश में 54.09% वोट पड़े हैं। महाराष्ट्र में 42.63% वोटिंग हुई है तो उत्तर प्रदेश में 46.78% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 63.11% वोट डाले गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ दंगल में जुड़ चुकी हैं और हमारे तमाम अन्य सहयोगी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सबसे पहले हम आयुषी का रुख करेंगे। चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के आयुषी आज आप दिन भर जो है वो चुनाव आयोग के कार्यालय में भी रही हैं, कांग्रेस कार्यालय भी आप गई। किस तरीके का उमंग उत्साह जो है वो नजर आया था आयुषी? बिल्कुल रेखा, आज बिहार में कुल 5 सीटों पर जो है मतदान हुए हैं। तीसरे चरण का आज मतदान हुआ है और ऐसे में मौसम जो है वो भी काफी सुहाना हो गया आज। और मौसम को देखते हुए जो पिछले 2 चरणों में था, लोगों का कहना था कि काफी गर्मी होने की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन इस बार जो तीसरे चरण का मतदान हुआ है इसमें मौसम भी काफी साथ दिया है। तो लोग अब ये नहीं कहेंगे कि मौसम जो है साथ नहीं दे रहा था तो नहीं निकले घर से, और लोग निकले हैं। और इस बार जो है तीसरे चरण में बाकी 2 चरणों को देखें तो तीसरे चरण का जो प्रतिशत निकला है वो काफी बढ़ के आया है। तो और लोगों में जो है काफी उत्साह भी देखने को मिला। लोग निकल रहे अपने घरों से, सुबह से ही निकल रहे और वोट करने के लिए, अपने सांसद के लिए वोट करने के लिए वो घरों से बाहर आ रहे हैं। और काफी चीजें जो है निर्वाचन आयोग के कार्यालय में भी देखने को मिली, किस तरीके से वहां पे जो है लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर चीजों के ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं। सुबह से ही लोग वहां पे ताकि कोई भी गड़बड़ी अगर निकल कर सामने आ रही है तो उस पर तुरंत काम किया जा रहा है। करें तो 3 बजे तक 46.69% वोटिंग जो है वो बिहार में अब तक हो गई है आयुषी। और अगर हम पिछले 2 चरणों के चुनाव से अगर इसको मुकाबला करें तो 3 बजे तक ये पिछले 2 चुनाव की अपेक्षा काफी बेहतर है। क्या वजह रही कि तीसरे चरण में चुनाव का परसेंटेज जो है वो 2 के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहा आयुषी? आयुषी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आयुषी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए, तो आयुषी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे सहयोगी कुणाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल का रुख करते हैं। कुणाल, तीसरे चरण के तहत अगर हम बात करें तो 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कुणाल, क्या कुछ कहिएगा? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से मतदाता जागरूक होकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो वोटिंग परसेंटेज मिल रहा है कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसे में जो है लोग जागरूक हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जो तस्वीरें दिख रही है वह तस्वीर कहीं ना कहीं जो है अच्छी तस्वीर है।
ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनसे समझते हैं आज बिहार में चुनाव था और वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कहीं कहीं ज्यादा मिला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कितना भरोसा वोट को लेकर है लोगों? लोग बिहार में, चाहे बिहार रहे, पहले जो हिंदी पट्टी के जो राज्य थे वो सभी उस राज्य में पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। लोग इस बार इस सब हिंदी पट्टी राज्य में भी लोग बदलाव चाहते हैं। लोग आक्रोश हैं, सरकार के प्रति आक्रोश हैं। लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए लोग जम के वोट कर रहे हैं और इस बार हमको लगता है कि सरकार, जनता अपने अधिकार के लिए सरकार को अपने मताधिकार से जरूर अपना मताधिकार का प्रयोग करके सरकार को हराने का कार्य करेंगे। क्या परिवर्तन नजर आ रहा है वोटिंग पर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरे देश में दिख रहा है परिवर्तन। पूरे देश में परिवर्तन का लहर है, ये माहौल है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व को देश स्वीकार करना नहीं चाहता है। ये एक व्यापारी है, निजी कंपनियों के लिए काम करता है, किसान के हित के लिए कभी काम नहीं किया। इसलिए देश परिवर्तन चाहता है, अधिक वोट प्रतिशत बढ़ना यानी गठबंधन को फायदा होना, ये संकेत दे रहा है। इससे नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए था और 4 तारीख के पहले उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, गिनती से पहले इस्तीफा दे देनी चाहिए। हाँ, वो तो शर्म के मारे वो चुप रहे हैं। हाँ, ये वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल बता रही है गठबंधन की सरकार अबरी देश पर बनने जा रही है। जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है। लोग जागरूक हो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, जागरूक क्यों नहीं होंगे लोग? खेती करते हैं हम लोग, खाते हैं नरेंद्र मोदी और अडानी अंबानी कंपनी, तो हम लोग जागरूक नहीं है? हम लोग संथाल परगना से हैं, झारखंड के संथाल परगना से, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का विकास है। लोग अपने अधिकार, हाँ, यहाँ हवाई जहाज दिया, निजी कंपनियों को उतरने के लिए ट्रेन दिया, यहाँ से कोयला और पत्थर ढोने के लिए। हम लोगों के लिए विद्यालय नहीं, ट्रेनिंग स्कूल नहीं। हम लोग को बच्चा के लिए टीचर का ट्रेनिंग करने के लिए ग्वालियर जाना पड़ता है। ये नरेंद्र मोदी का विकास बता रहा है। तो वोटिंग तो नरेंद्र मोदी की तरफ होना चाहिए क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। इसलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोटिंग जा रहा है। ये उनको समझ जानी चाहिए और गिनती से पहले उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। यहाँ पे अंतिम चरण में चुनाव है, ऐसे में आपको तस्वीरें क्या दिख रही है अभी से? ये साफ दिख रहा है इस बार चुनाव में कहीं कुछ नहीं है। महागठबंधन की तरफ वोट जा रहा है। सारा जनता जागरूक हो चुका है। ये ठगा ऐसा महसूस कर रहा है। जनता अब जान गया कि मोदी के जैसा झूठ बोलने वाला आज तक प्रधानमंत्री कोई नहीं देखा था। इतना झूठ, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबसे बड़ा मुद्दा तो वो हुआ और कहीं कुछ नहीं किया। 15 लाख देंगे, वो भी नहीं किया। आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बेरोजगार महसूस कर रहा ठगा हुआ। सब उनके खिलाफ है। आज नौजवान मोदी के खिलाफ है और वोट कर रहा है इंडिया गठबंधन को। पूरा देश आज इंडियामय हो गया है। वोटरों को जागरूक करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, अपने और वोट को डाइवर्ट करने के लिए आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं? हम लोग को कोई मेहनत ही नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं। जो वो वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। तो जनता खुद जागरूक हो गया इस बार। अब जनता को जागरूक करना कोई बात नहीं है, जनता खुद जागरूक है। जो वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। न महंगाई घटा, न बेरोजगारी घटा और न शिक्षा का स्तर बढ़ा और नीचे चल गया। निजी कंपनी के हाथ में सौंप दिया वो सारा चीज। अदानी अंबानी मालिक बना दिया देश का। तो क्या जनता जागरूक हो चुका है इस चीजों से। जनता उग गया कि ये जो सरकार चल रही है कॉर्पोरेट का सरकार है, इसलिए सरकार को इस बार भगाना चाह रहा है। बस जनता अपना वोट देगा। 100% वोट का प्रतिशत अभी देखते हैं बढ़ रहा है। आज बिहार में वोट हुआ, यूपी में हुआ, आज वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है पूरा देश में। बिल्कुल, इनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो है परिवर्तन नजर आ रहा है और जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड में भी तस्वीरें इससे बेटर दिखेगा। जी रेखा।
हमारे साथ आयुषी भी आप आगे बनी रही है। हमारे साथ सत्येंद्र भी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र का रुख करते हैं। सत्येंद्र, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आज मतदान हो रहे हैं और जिस तरीके से अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, डिम्पल यादव की बात करें तो इन लोगों ने भी आज मतदान किया है और साथ ही लोगों से अपील करते हुए कई मामलों को लेकर के बीजेपी पर भी हमला बोला है अखिलेश यादव ने। सत्येंद्र, क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल रेखा, सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है तो उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा चल रहा है। 3 बजे तक का जो परसेंटेज है वो 46% लगभग हुआ है और लगातार मतदान जारी है। दोपहर में जब धूप ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, तब जो है मतदान थोड़ा धीमी गति से हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे जैसे मौसम ठंडा होता गया और मतदान प्रतिशत बढ़ता गया। संभल में कुछ एक जगह लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी बरसाई है और लाठी कहीं ना कहीं चलाई है और भगदड़ भी मची है। साथ ही साथ जो पुलिस की तरफ से जो वर्जन मिल रहा है, उनका कहना है कि हल्का बल इस्तेमाल किया था। कुछ लोग पोलिंग बूथ पर आ गए थे और मतदान को प्रभावित कर रहे थे। इसी के साथ लोकसभा चुनाव की जो 10 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, 3 बजे तक का अपडेट 46.78% हुआ है। सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है अब तक 52.24% संभल में हुआ है। फिरोजाबाद में 43.67% वोटिंग हुई है। संभल में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का इस पर कहना यह है कि कुछ लोग मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने अपना हल्का बल इस्तेमाल किया है। और इसको लेकर के जो 10 लोकसभा सीटों पर आज जो मतदान हो रहा है, ये 8 भाजपा के पास हैं और 2 सीटों पर सपा थी। इसमें मुलायम सिंह परिवार के 3 सदस्यों की साख लगी हुई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के कई मंत्रियों की साख लगी हुई है। वर्तमान में कई सांसद उम्मीदवार भी वहां पर खड़े हैं। 100 लोग यहाँ पर जो है उनकी आज जो किस्मत है, उन प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में शाम तक जो है अंदर उसमें कैद हो जाएगी और जब 4 जून होगा, जिस दिन मतदान खुलेगा, उस दिन वो पता चल जाएगा कि आखिर कौन जीता। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विनोद राय हमारा नाम। क्या लग रहा है जो 10 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, कितना आप नंबर देते हैं, किसको यहाँ पर ज्यादा बढ़त मिली? 1-9 का अनुपात है। 9 सीट जो है इंडिया गठबंधन को जाएगी और 1 सीट बीजेपी को। ऐसा कैसे? इसलिए कि जब आप भौगोलिक इन सीटों का भौगोलिक आप जब सत्यापन करेंगे, जब इसको आप एनालिसिस करेंगे, जब वोट का परसेंटेज आप देखेंगे, जब चुनावी प्रक्रिया का आधार का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लड़ाई 70-30 के बीच है और उसमें जो है इंडिया गठबंधन 9 सीट पर प्लस अभी अब तक कर रही है। हम समझते हैं कि कहीं 10 की 10 सीट 9 हो जाए, लेकिन 9 सीट तो इंडिया गठबंधन का कन्फर्म हम मानकर चल रहे हैं। जैसा कि जो मेरे सूत्र है, जो मुझे उस ग्राउंड की रिपोर्ट है, तो इसे लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है इसमें 9 सीट जीतने जा रही है। अगर 1 सीट किन्हीं कारणोंवश बीजेपी जीत जाती है तो मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन आपके चैनल पर ईमानदारी से कह सकता हूं कि चूंकि कारण उसके हैं कि भाई भाजपा सरकार ने 10 साल में कोई ग्राउंड पर काम नहीं किया, कोई जनता के हित में काम नहीं किया, कोई कल कारखाने। मैनपुरी में डिम्पल यादव हैं, मैनपुरी को लेकर क्या कहेंगे? क्या टक्कर दिखाई दे रही है कुछ? मैनपुरी में कम से कम 3 लाख से ऊपर वोट से डिम्पल यादव लीड कर रही हैं और वहां तो कोई आप सोचा भी नहीं जा सकता कि वहां भी भाजपा कहीं लड़ाई में है। वहां हम समझते हैं कि भाजपा के पैरेलल बीएसपी का कैंडिडेट चल रहा है और बीएसपी जो है, बीएसपी का कैंडिडेट पैरेलल चल रहा है। इन 10 सीटों में हम समझते हैं कि 3 सीटों में नंबर 2 पर भाजपा है, वहां भाजपा नंबर 3 पर है और हर जगह। क्या कहेंगे, 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, कितनी सीटें भाजपा की आने वाली हैं और कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेंगे? जी बहुत बढ़िया। अभी जो हमारे भाई साहब एक थे
जो बोल रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब को कि जो आज जिन 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है और अभी का मुझे लगता है 6 बजा है और कुछ ही देर में चुनाव संपन्न हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत रही है। उसका हम कारण बताएंगे आपको। कैसे जीत रही? पिछले चुनाव में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो राष्ट्रीय लोकदल, जिसके पश्चिम जो क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश का, उसमें एक अपनी एक अलग पहचान और एक अलग पकड़ है। अब की बार जयंत चौधरी को जो है क्या कहते हैं बीजेपी ने एनडीए में शामिल किया। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके सम्मानित करने का काम किया। तो मेरा ये मानना है कि जो पश्चिम की जो क्या कहते हैं जो वोटर हैं वो इस चीज को नहीं भुला सकेंगे और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। डिम्पल यादव हार जाएंगे क्या? डिम्पल यादव है जो मतलब मेरा उनका जो है हारने का तो नहीं, लेकिन ये है कि अब की बार चुनाव उनका बड़ा मुश्किल जब हारेंगे तो 10 की 10 कैसे जीत पाएंगे? मुश्किल है चुनाव। देखिए पिछली बार 8 भाजपा के पास थी, 2 सपा के पास थी, है ना? अब ऐसे में अब समझिए मुलायम सिंह के परिवार के 3 सदस्यों की साख लगी है। क्या मतलब क्या वो अपना विरासत और अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा नहीं बचा पा रहे हैं कई लोग? नहीं, देखिए हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में भी अन्य भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और अगर यादव बिरादरी की भी बात की जाए तो यादव बिरादरी से भी बहुत लोग हैं और अन्य जाति जिसको पीडीए श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं। तो मेरा मानना ये है और मेरा क्या जनता भी चाह रही थी कि जो है क्या कहते हैं अब की बार जो है प्रत्याशी बदला जाए। हर बार परिवार के लोगों को मौका देना ये कहीं हद तक कहते कैसरगंज में तो आपके ब्रजभूषण शरण के बेटे को दे दिया, ये परिवारवाद नहीं? ये जो है क्या कहते हैं ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है इसकी शुरू से ही आप पुरानी सीट भी उठा के देख लीजिए, जो भी सांसद रहे हैं उनके परिवार से ही। संभल में आज कहीं ना कहीं मतदाताओं पर लाठी चलाई गई है पुलिस के द्वारा, क्या कहते हैं, किस तरीके से देखिए पहली बात तो अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई। अगर सोशल मीडिया वीडियो लगातार ट्विटर पे हैंडल पे भी हो रहा है, समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल से भी हो रहा है, कई जगह सोशल मीडिया ग्रुपों में देखा जा रहा है, वो लोकेशन भी आ रही है, कुछ लोगों के चोट भी लगी हैं, लोग जो है ये भी आरोप लगा रहे कि मतदान नहीं करने दिया जा रहा। नहीं, मैं आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से इस चीज को मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर कहीं पर ऐसी कोई घटना सुनने में आ रही है तो कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है मतदान के समय में, तो प्रशासन को जो है लाठी चलाई नहीं होगी। ये है कि उनको लाठी दिखा करके भीड़ को तितर बितर करने का काम किया गया होगा, जिसको लोग कह रहे हैं कि लाठी चलाई गई है। लाठी नहीं चलाई गई है और मतदान बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। क्या कहेंगे किस तरीके से जो मतदान हो रहा है, इसमें कितनी सीटें जो है 10 लोकसभा सीट जो चुनाव हो रहा है आज, क्या लग रहा है कितनी सीटें भाजपा लाने वाली? आप हमको ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो है वो एक परिवार की पार्टी है, क्या वही परिवार में यादव लोग रहते हैं? अदर यादव नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आजमगढ़ में तो उनका परिवार लड़ रहा है, सिकोहाबाद में तो उनके परिवार लड़ रहा करके, बदायूं में तो उनके परिवार, मैनपुर में तो उनके परिवार, और कन्नौज में खुशोए मतले जी लड़ रहे हैं। 6 मुसलमानों को सपा और कांग्रेस ने दिया है और एक यादव को इन्होंने नहीं दिया, श्याम सिंह यादव को तो बसपा ने टिकट दिया है। तो ये लोग अपने पर ये केवल जनता की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। और देश की आजादी के टाइम पर 37% मुसलमान नौकरी में था, आज 0/7 हटा है। क्या अखिलेश यादव जी बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी हैं, तो क्या कोई मुसलमान को भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकते थे? उन्होंने श्यामलाल पाल को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, या किसी यादव को नहीं प्रदेश अध्यक्ष बना सकते थे, या राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता? फिर भी कहते परिवारवाद की वजह से जो है किसी यादव को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। कौन है? आप ही लोग कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कोई यादव बना दिया, फिर परिवारवाद की बात। अरे तो भाई परिवार या वाद नहीं, याद हम कहते हैं नरेश उत्तम को क्यों नहीं उतारा? नरेश उत्तम की जगह पे दूसरे कुर्मी को बना देते। कुर्मी प्रदेश में 18%, यादव है 12%। बाकी कुर्मी जो फूटा है उसी की बदौलत से आज अखिलेश यादव फायदा उठा रहे हैं। और अखिलेश यादव 14, 17, 19, 22, 24 लास्ट में यहाँ है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मन से 400 पार 15, इसलिए हर हर मोदी घर घर मोदी। तो रेखा देखिए किस तरीके से जो मतदान आज हो रहा है 10 लोकसभा सीटों पर, जिसमें 8 भाजपा ने 2019 में जीती थी और 2 समाजवादी पार्टी के पास थी।
तमाम लोगों के अपने मत हैं, अपने तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। जहां एक तरफ परिवारवाद का आरोप लोगों के द्वारा समाजवादी पार्टी पर लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 400 पार का जो नारा है उसको लेकर के उनके काम की सराहना करते हुए आने वाले इस लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत की बात हो रही है। तो ये सारे समीकरण, तमाम लोगों से बातचीत हुई, तमाम लोगों के अपने मुद्दे भी थे और वो सटीक समीकरण भी बताने की कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा जो लोगों ने बताया उस तरीके से पहुंचाने की कोशिश की। रेखा, चलिए सत्येंद्र हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा भी जुड़ चुकी है। पूजा का रुख करते हैं। पूजा, लोकसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी आज झारखंड दौरे पर आए थे, चूंकि 2 जगहों पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। पूजा, राहुल गांधी का 2 लोकसभा सीटों पर हम लोगों को दौरा देखने को मिला था। सबसे पहले वो चाईबासा गए थे और टाटा कॉलेज मैदान में उन्होंने ये जनसभा को संबोधित किया था, जहां पर उन्होंने कई सारी बातें रखी है। आपको बता दें कि रेखा, चाईबासा जो सीट है वहां पर इंडिया गठबंधन से जेएमएम के प्रत्याशी जोबा मांझी जो है वो वहां पर चुनावी मैदान में है और बीजेपी की तरफ से गीता कोड़ा। तो इसको लेकर के भी कई सारे सवाल यहाँ पर राहुल गांधी ने उठाए हैं। आपको जिस तरीके से आप देख रही होंगे लगातार रेखा कि राहुल गांधी जिस भी जनसभा में जा रहे हैं सभी जगहों पर संविधान को लेकर के चर्चा करें, संविधान की बात कर रहे हैं। और जब वो झारखंड पहुंचे थे और खास तौर पर गुमला जिले के यहाँ पर बसिया इलाके में वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे और ये लगभग 2 लोकसभा क्षेत्र को कवर कर रहे थे, जो कि खूंटी था और साथ ही साथ लोहरदगा। तो 2 सीटों को लेकर के आज राहुल गांधी ने भी अपनी बातें जो है वो यहाँ पर रखी है। कांग्रेस के खूंटी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद थे, वहां पर कालीचरण मुंडा, और साथ ही साथ लोहरदगा सीट से प्रत्याशी सुखदेव भगत वहां पर मौजूद थे। दोनों के ही फेवर में उन्होंने जनता के समक्ष अपनी बातें रखी है। सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने यहाँ पर ये रखी थी महिलाओं को लेकर कि साल में 1 लाख रुपए जो है वो महिलाओं के खाते में जाएंगी और इससे उन्होंने इस तरीके से समझाने का काम किया कि महीने में 8,500 रुपए महिलाओं के खाते में जाएगी। और अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो उनका कहना यह भी है कि यहाँ पर मनरेगा के तहत अभी फिलहाल 250 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, लेकिन जब कांग्रेस सरकार आएगी तो मनरेगा के तहत जो मजदूर होंगे उन्हें 400 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर आदिवासियों को एक तरीके से यहाँ पर अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है, क्योंकि लोहरदगा और खूंटी का जो ये पूरा इलाका है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से उन्होंने आदिवासियों को जरूर उनकी भावनाओं को टटोलने का काम किया है। यहाँ पर बता दें कि उन्होंने सरना धर्म कोड का मामला उठाया, जो कि झारखंड की ओर से लगातार 100% मांग रही है और इसको लेकर के भी उनके द्वारा कई सारी बातें कही गई है। उनका ये भी कहना था कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो जरूर यहाँ पर सरना धर्म कोड जो है उसे यहाँ पर कांग्रेस सरकार देने का काम करेगी। दिल्ली में मैं उनका सिपाही रहूंगा और जो भी बात मांग होगी उसे मैं पूरी कोशिश करूंगा देने का। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है यहाँ पर कि यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है वो तब तक दिए जाएंगे जब तक यहाँ पर वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर वो परिवार नहीं जाता है, तब तक महिलाओं के खाते में ये पैसे जो है वो दिए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और हम लोग कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की। यहाँ पर कमल जी है हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करते हैं। कमल जी, आज राहुल गांधी यहाँ पर 2 जगहों पर उन्होंने जनसभा की, कई सारी बातें उनके द्वारा कहा गया है। महिलाओं को सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया, फिर ये पूरा इलाका जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इन आदिवासियों को भी उन्होंने पूरी तरीके से उनकी भावनाओं को टटोलने का प्रयास किया है। देखिए, आदिवासी समाज जो होता है बहुत सीधा साधा समाज होता है। प्रधानमंत्री पिछले 2 चुनाव में बरगला के यहाँ से चले गए हैं, लेकिन इस बार आदिवासियों ने सोच रखा है कि जो उसके सरना कोड का धर्म का रक्षा करेगा, जो उसको सरना कोड का अधिकार देगा, वोट उसी को देंगे। राहुल गांधी ने भरे मन से नहीं, हमारे सारे मैनिफेस्टो में इस तरह का बात है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया, जो 8,500 महीना होता है, युवाओं को 1 लाख पहली नौकरी, आपको झारखंड में अबुआ आवास योजना, ये सारे चीज आदिवासियों के हित में काम हो रहा है। तो लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री थके हुए आदमी है, वो जन के नेता नहीं है, वो धन के नेता है और राहुल गांधी जन के नेता है। तो आज ने जनता ने बसिया में दिखाया
जन सैलाब देख के तो आप लोग भी देख लिए कि क्या जन सैलाब था। तो प्रधानमंत्री थके हुए आदमी के बारे में अब इस देश में बहुत बात नहीं होने वाली है। अब राहुल गांधी। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी गारंटी जो उन्होंने पूरी की है उसको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गारंटी दिया था 2 करोड़ नौकरी देगा 2014 में, नौकरी मिल गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि रुपया डॉलर बराबर कर दूंगा, बराबर हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा पेट्रोल का दाम घटा दूंगा, घट गया। प्रधानमंत्री ने कहा बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, घट गया। अरे ये जुमलेबाज हैं, इनको बहुत तेज फेंकने आता है, ये बुमराह से भी ज्यादा तेज गेंद फेंकते हैं। तो प्रधानमंत्री के फेंकने की आदत है, फेंके। जनता उनके बॉल को इस बार पकड़ ली है। लेकिन कई सारी जगह पर ये जनता का ही कहना है कि इस बार विकास जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर लाइव इंडिया की टीम भी गई थी, चाहे वो हम बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम झारखंड की ही बात करें। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर विकास को लेकर के इस बार जनता बात कर रही है। जनता जो जनता को बरगला दिया गया है वो जनता वो बात करेगी। आप किसी जनता से पूछ लीजिए कि भारत में प्रधानमंत्री द्वारा 5 फैक्ट्री कहीं लगाया गया हो, पूरे भारत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया है, उनका दिल जानता है और जनता इस बात को समझ गई है। जनता देखिए, चाय एक बार गर्म होता है, दूसरा बार गर्म, तीसरी बार वो तीता हो जाता है। प्रधानमंत्री का चाय तीता हो गया है, कोई पीने वाला नहीं मिलेगा। तो देखिए रेखा, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने कहा है कि इस बार पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो थक चुके हैं। इस बार जनता जो है वो कांग्रेस को यहाँ पर प्यार देना चाह रही है और कांग्रेस को एक बार फिर से यहाँ पर मौका मिलेगा जरूर जनता की ओर से। और झारखंड की जो 14 लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। रेखा, तमाम जानकारियां देने के लिए तो कांग्रेस के नेताओं को हम यहाँ सुन रहे थे जिन्होंने राहुल गांधी के झारखंड दौरे को लेकर के अपनी बातों को रखा। एक बार फिर हम रुक करेंगे हमारी सहयोगी आयुषी का, जो इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, लोकसभा चुनाव को लेकर के पिछले 2 चरणों के मुताबिक अगर हम इस बार देखें तो 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज पिछले 2 चरणों के मुताबिक काफी बेहतर रहा है बिहार में। कैसे देखती हैं आयुषी आप इसे? सवाल दोहराएंगे रेखा? 2 चरणों से अगर हम इस चरण की तुलना करें तो 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज बिहार का है वो पिछले 2 चरणों से काफी बेहतर है। क्या कहेंगी आयुषी? बिल्कुल रेखा, इस बारी जो तीसरे चरण का मतदान हुआ है बिहार में और 5 सीटों पे इसका जो वोटिंग प्रतिशत आया है कोई वो काफी बढ़ोतरी देखी गई है उसमें। बाकी अगर हम लोग पीछे के 2 चरणों की बात करें तो इस बार तीसरे चरण का जो वोटिंग प्रतिशत है वो थोड़ा बढ़ के आया है सामने। हम लोग अगर लोग से बात करें तो लोगों का यही कहना था कि मौसम का हवाला लोग दे रहे थे, काफी गर्मी और धूप की वजह से लोग नहीं निकल रहे थे। लेकिन इस बार जो है तीसरे चरण को देखते हुए मौसम भी काफी साथ दे रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी है, हम लोग इनसे ही जानते हैं कि इसको देखते हैं। आप युवा है, एक आप बताइए, लोकसभा चुनाव है और पिछले 2 चरणों की जो वोटिंग प्रतिशत आई है वो कम आई है और इस बार जो है थोड़ा बढ़ के आया है, कैसे देखते हैं? अब ज्यादा फेवर कर रहे हैं उनके पक्ष में, इसी से पक्ष में मान लीजिए मोदी के पक्ष में चाहे कांग्रेस के पक्ष में, उसके हिसाब से अब जागरूकता भी बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, पहले की अपेक्षा। पहले जानकारी नहीं थी, अब सोशल मीडिया के द्वारा या जैसे हो इस तरह से अब जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। इस वजह से कह रहे कि जागरूकता बढ़ा रहे तो फिर लोग वोट के लिए निकल रहे। पहले भी तो कई बार ऐसा हुआ है। पहले उतना नहीं था, अभी तो मान लीजिए तीसरा चरण है ना, तो तीसरा चरण में पहले या दूसरे की अपेक्षा तीसरा में ज्यादा है, चौथा में और देखने को ज्यादा मिलेगा, पांचवा में और देखने को ज्यादा मिलेगा। आप कहाँ से आए हैं? अभी तो मेरा बक्सर घर पे। बक्सर, तो बक्सर में जब होगा चुनाव तो क्या लगता है? हमारे यहाँ तो सब तत्पर है इसके प्रति। विकास हुआ है कुछ बक्सर में? विकास हुआ है लेकिन जैसा होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है मेरे यहाँ। कैसा विकास देखना चाहते हैं आप? किसकी सरकार से संतुष्ट हैं? देखिए अभी तो मान लीजिए कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो बीजेपी कहीं कहेंगे। हाँ, क्या बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कुछ विकास किया है? विकास तो उस टाइप का देखिए युवा के लिए तो किए नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग किसको सपोर्ट कर सकते हैं? कांग्रेस को उतना कोई अच्छा नेता है नहीं कि हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बीजेपी में जो है उनको सपोर्ट करता है आदमी। कांग्रेस में अच्छे नेता कोई नहीं है, आप ये बोल रहे हैं? हमारे हिसाब से तो नहीं है, अब उतना तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी नहीं है।
अगर राहुल गांधी के जगह पर कोई दूसरा नेता आ जाए तो सारे युवा हैं और सारे राहुल गांधी क्यों नहीं? हमारे हिसाब से वो उनका जो भाषण देने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, उस हिसाब से हमको नहीं भाते हैं। अगर उनके जगह पर कोई अननोन मतलब दूसरा नेता को बैठाया जाएगा तो बेटर रहेगा उनके स्थान इस पर। बार क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव अभी तो क्या ही कहा जाए, अभी तो मेरे यहाँ हुआ नहीं है, होगा तो उसके में? हिसाब कुछ मुद्दा होगा ना? मुद्दा यही हुआ पर है, पढ़ाई लिखाई का अच्छा से मतलब जॉब वगैरह निकाले हुआ। चलिए देखिए, ये पढ़ाई एजुकेशन को लेकर जो है वो मुद्दा इनका है। और भी कुछ लोग हैं, आप लोग बात करिए। देखिए, लोग जो है कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग और लोगों से जानेंगे। आप भी युवा है, क्या लग रहा है पिछले 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसके वोट प्रतिशत कम आए हैं, इस बार जो हुआ है थोड़ा बढ़ के आया है, कैसे देखते हैं? हम पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, ठीक ना। फिर भी चुनाव है तो जाहिर सी बात है ना, अपना सरकार चुनना है आपको। मेरा तो अभी एज ही नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए देखिए, अभी इनका जो है एज नहीं हुआ है वोट करने का। हम लोग और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं रेखा कि और लोग क्या सोचते हैं। सर देखिए, लोकसभा चुनाव के जो पिछले 2 चरणों के वोटिंग प्रतिशत है वो कम हुए थे, और इस बार जो तीसरे चरण का वोट हुआ है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ के आया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सारे नेता ने अपील किया हुआ है कि घर से निकलिए और मतदान कीजिए, जितना ज्यादा मतदान कीजिएगा वोट का चोट दीजिए। जब तक वोट आप नहीं कीजिएगा तो सही सरकार की गठन कैसे होगी। आपका घर कहाँ है? हमारा मुंगेर। मुंगेर में जब होना है मतदान तो 13 मई को है। तो कैसे क्या लगता है इस बारी विकास देगा? विकास देखेगा वो लगातार है, वही क्या मुद्दा रहेगा विकास? विकास जो वर्तमान सांसद है हमारे वहाँ का, वो अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक गरीब तबके का विकास कर रहे हैं। और ललन बाबू के बारे में तो आप क्या यहाँ क्या बोलना, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह गए जदयू के, और उन्होंने अपने क्षेत्र में आपने विकास देखा है, हुआ है? बिल्कुल है, बिल्कुल। और इस बार किसकी सरकार से आप संतुष्ट हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 10 वर्ष में विकास बिल्कुल बिल्कुल तो जो मिशन उनका है 400 पार का, वो क्या लग रहा है? एकदम 100% होगा 400 पार, पूरा हो जाएगा? बिल्कुल। चलिए देखिए, ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से काफी खुश है। सर आप क्या कहेंगे? अभी देखिए, चाहे केंद्र का हो या बिहार में जो है अभी वैकेंसी नहीं है खाली। अभी जो है वैकेंसी खाली जब हो सरकार से आप संतुष्ट हैं? अभी जो वर्तमान में सरकार है उसी सरकार से संतुष्ट हैं, वही सरकार भी रहेगा। विकास हुआ है, योजनाओं का लाभ? आप बिहार में विकास जो आप देख रहे हैं कि आप घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं 6 बजे 8 बजे 10 बजे रात तक, इससे और क्या चाहिए विकास आपको? पहले 2005 के पहले वाले देख लीजिए, 2005 के बाद आप आकर के देखिए इस मैदान में जो है घूम रहे हैं, किसी प्रकार का कोई जो है डर भय नहीं है। इससे विकास और क्या ज्यादा चाहिए? वोट प्रतिशत जो है इस बार बढ़ के तीसरे चरण में आया है पिछले 2 चरणों से, तो ये कार्यकर्ता लोग और नेता लोग दोनों का जो है ये मेहनत है। वो वोट प्रतिशत घटा था जमुई में, तो हम लोग का वोट प्रतिशत बढ़ा है और बढ़ेगा। 13 मई में और वोट प्रतिशत बढ़ेगा, धीरे धीरे और वोट प्रतिशत बढ़ते जाएगा। और निर्वाचन आयोग द्वारा भी टाइम बढ़ाया गया है, तो ऑटोमेटिक वोट प्रतिशत बढ़ेगा। आप चलिए देखिए, देखा लोग जो है कह रहे हैं काफी खुश है। अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है उससे लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं, और उनके काम से अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने विकास देखा, उस बारे भी उन्होंने कहा है। वो काफी खुश। और रेखा, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों की अपनी अपनी राय है और उसी के मुताबिक लोग अपनी बातों को रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आयुषी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ कुणाल भी जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल कुणाल से भी लेंगे और एक आखिरी सवाल सत्येंद्र से भी लेंगे। पहले कुणाल के पास चलेंगे। कुणाल, लोकसभा चुनाव में झारखंड की अगर हम बात करें तो आज तीसरे चरण के तहत जो है वोट डाले जा रहे हैं, चौथे चरण में झारखंड में भी वोट डाले जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? कुणाल जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज में जो इजाफा देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं झारखंड की तस्वीरें भी बदल सकती है। जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज जो है पहला चरण और दूसरे चरण में दिखा था, और तीसरे चरण में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें अच्छी दिख रही है। और हमारे यहाँ जो है गोड्डा लोकसभा में अंतिम चरण में चुनाव होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर इजाफा देखा जाएगा। स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो कार्य हैं, केंद्र सरकार के कार्य हो या फिर
स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वह जो कार्य किए हैं उसको लेकर लोग वोट देते हैं, जिस कारण से जो है वोटिंग परसेंटेज इजाफा देखने को मिल रहा है। और जो तस्वीरें दिख रही है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इसको लेकर गंभीरता पूर्वक लिए और वोटिंग परसेंटेज में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी जो गोड्डा की बात कर रहे हैं तो गोड्डा में भी जो कई ऐसे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको देखते हुए यहाँ पर वोट गोड्डा की जनता देंगे। जी रेखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, चूंकि आपसे हमारा एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश के अगर हम 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें सत्येंद्र, तो 46.78% वोटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। पिछले 2 चरणों के मुताबिक 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ कहिएगा सत्येंद्र? हाँ बिल्कुल रेखा, ठीक बात है, क्योंकि 3 बजे तक का जो अपडेट आया है वो 46.78% आया है। और इस दौरान कई नेताओं की बयानबाजी भी आई है, जहां अखिलेश यादव ने मैनपुरी में भाजपा के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाया है कि ये लोग बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं, बूथ लूट सकते हैं। वहीं राम गोपाल यादव ने बताया है कि जो मंदिर है वो उसका नक्शा ठीक नहीं बना है अयोध्या में। इसको लेकर के भी भाजपा की तरफ से बयानबाजी जो कथित तौर पर चल रही है और उसमें कहा जा रहा है कि इनके लिए कब्रिस्तान बनवाना चाहिए था तो अच्छा था। ऐसे तमाम मुद्दों पर जो है हम हमारे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है? राम गोपाल कह रहे हैं कि राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं इनको पहले ध्यान देना चाहिए था, नक्शा में परिवर्तन अगर कराना था तो उन्हें पहले बोलना चाहिए था। और दूसरी बात, नक्शा वहाँ के इंजीनियर बनाए होंगे, उस बात पे नहीं जाना चाहिए। जनता के गरीबी, बेबसी, लाचारी पे बोलना चाहिए। इस समय चुनाव है, चुनाव को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, मंदिर मस्जिद से नहीं जोड़ना चाहिए, हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं जोड़ना चाहिए। हकीकत क्या है कि जनता के शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में और उनके जीवन स्तर के बारे में जो है नेताओं को ध्यान देना चाहिए। लेकिन उस पर न ध्यान दे के लोग जो है मुद्दा भटका रहे हैं। जो मेन मुद्दा है यहाँ के गरीबी, बेबसी, लाचारी और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इस पे जो है लोगों को बोलना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। न बीजेपी कोई काम कर रही है, विपक्ष भी इधर उधर की बात कर रहा है, ये गलत है। जनता के सवालों को, जनता के मुद्दे पे जो है बोलना चाहिए। तो देखिए रेखा, सपा के जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रोफेसर राम गोपाल यादव, इनका ये बयान है कि राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है। क्या किस तरीके से देखते हैं इसको भैया? राम गोपाल यादव ने कहा राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है। देखो, हमारे ये कहने का मतलब है भाई, जहां मंदिर था एक्चुअल श्री राम जन्मभूमि, वहां से आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर बना रहे हो, ये कहाँ का नियम है? इसीलिए श्री रामचंद्र जी नाराज हो गए और भाजपा वालों को खत्म कर रहे हैं। ये श्री रामचंद्र जी का ही गुस्सा है। जो देख रहे हो कहीं हवा नहीं चल रही भारतीय जनता पार्टी की। तो भगवान जब रुष्ट होते हैं ना, तो अच्छे अच्छे चाहे जितना बड़ा अहंकारी हो उसको समाप्त कर देते हैं श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी कभी नहीं कहते आप गलत रास्ते पे जाओ, चंदा चोरी करो, गाय काटने वाले लोगों से पैसा लो। ये सब बहुत विडंबना। बयान पर राम गोपाल यादव के इस बयान पर भाजपा कह रही इनके लिए कब्रिस्तान बनवाना चाहिए था, तब ठीक था। देखो, राम जन्मभूमि कोई मोदी जी अपने घर से गुजरात से लाके पैसा नहीं बनवा दिए हैं। हमारी बात आप सुनिए, सब जनता के पैसा से बना हुआ है मंदिर। लेकिन अगर श्री राम को आप बेचने का प्रयास करोगे तो हमेशा विपक्ष जो है इस पे अंगुली उठाएगा। आप शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? जो मुद्दा आज जनता के सामने है, आपको निगलेक्ट कर रही है जनता, आप ये मुद्दा क्यों नहीं ला रहे हो? ठीक बात। खाने पे आप जीएसटी 24% रखे हो, हीरे पे आप 3%, अडानी अंबानी को जो चीज देना है, तुमको बेचना है, उस पर जीएसटी 3% है। और जो आम जनता को लेना है, कॉपी किताब लेना है, उस पर आप 24% जीएसटी है। कहाँ का नियम है हमको बताइए? तो जनता इनको उखाड़ के फेंक रही है क्योंकि ये चंदा चोरी में इनके ऊपर कलंक लग चुका है। श्री रामचंद्र जी माफ नहीं करेंगे। हम और लोगों से बात करेंगे। क्या आज 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, क्या लग रहा है किसके पक्ष में कितनी सीटें आने वाली हैं? भारतीय जनता पार्टी की आ रही है सीटें। सब। क्या नाम है आपका? तौकीर अहमद। ऐसा कैसे कह दिया आपने?
भाई आज मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं ना, पूरे देश के लिए वो कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता हमारी है, प्रधानमंत्री आज तक कहा है। और संभल में तो सब लोग कह रहे हैं कि सपा की सीट निकल रही है, मैनपुरी में भी निकल रही है। अभी तो 4 तारीख पता चलेगा आपको इसके बारे में। इसमें कांग्रेस का और इस धड़ाधड़ और सपा काम खत्म हो गया है। मुस्लिम भी जान चुका है तो कांग्रेस ने हमको धोखा दिया। मुसलमान सपा कैंडिडेट को और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को वोट नहीं मुसलमान जान चुका, मुसलमान कठपुतली बन चुका नहीं, मुसलमान जान चुका है कि हमेशा हमें यूज किए, यूज बात थ्रू करके फेंका गया है, चाहे कांग्रेस है चाहे सपा रही चाहे बसपा रही। अब क्या क्या मिला है? आज मोदी जी सबकी बात कर रहे हैं, मुसलमान डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है प्रधानमंत्री, तो सबकी बात कर रहे हैं, पूरे 140 जनता की बात कर रहे हैं। आज हम सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कह रहा है कि आज पाकिस्तान के वहाँ सांसद में कह रहे, सांसद आपने देखोगे न्यूज पर, तो वहाँ सांसद कह रहा है कि आज हिंदुस्तान सुपर पावर बन रहा है और हम अपने कंगाल में बचने के लिए हम लोगों से भीख मांग रहे हैं। ये भारत, आज का भारत ये है, आज भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। आपने देखा यूक्रेन और इसके युद्ध में, आपने देखा यूक्रेन और रशिया के युद्ध में आपने देखा वहाँ पे किस तरह लोगों तिरंगा लेकर किसी ताकत थी। एक मिनट, रशिया और यूक्रेन की बात कर रहे हैं, उस रशिया को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना दोस्त बनाया था और राजहंस रशिया ने जवाहरलाल नेहरू को आवाज दी थी, जो लखनऊ के चिड़ियाघर में आज भी खड़ा हुआ है। इनको ये पता नहीं है, ये नेहरू की देन थी जिसकी वजह से आज हमारे देश के बच्चे और तिरंगा झंडा लेकर के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा करके नहीं आए हैं, इस बात को नहीं ज्ञान होना चाहिए। ये भारत की अपनी विश्वसनीयता 70 साल पहले की है, आज की नहीं है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता नहीं है। और यहाँ पर सरकार ने कहा कि हम अपने लोगों का कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ कहा गया कि आप लोग किसी तरीके से भाग करके पहले बॉर्डर पर आइए, तब हम आपका मदद करेंगे। वहाँ से बच्चा हिंदुस्तानी सांसद पाकिस्तानी झंडा लेके आए, तिरंगा क्यों लेके आए? ये पाकिस्तान में जाकर पूछो क्यों नहीं लेके? विश्वास भारत पर विश्वास है, भारत के लोगों भारत में विश्वास था कि मोदी है, आज ताकतवर प्रधानमंत्री है, ये झंडा देखा कि कोई हमला नहीं करेगा। ये आज हमारा देश झंडा नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ नहीं है, वो झंडा महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने मिलकर के बनाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने मिलकर के बनाया था, और जिसकी भी विश्वसनीयता आज भी काम ही है। अगर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा लगा करके दिखा दें और कुछ बना दें, जो कहो हार जाएंगे। ये लोग कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई मुकदमा होगा, कहीं बिल्डोजर न चल जाइए, पहले मानने समाजवादी पार्टी कार्यालय आते थे क्या? कभी नहीं गए हम लोग, कभी नहीं गए। पहले ये अखिलेश यादव जी के कार्यालय जाते थे अपने, गरीबों घाट मार के स्कूटी का नंबर लगा के बिलक में बेचती थी गल्ला। ये तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी गरीबों घाट मारते थे। 2014-15 में मैंने देखा है, जब हमारे अखिलेश यादव जब ये मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका गए थे तो उनकी चड्डी तक उतरवा लिया था अमेरिका ने, और बेइज्जत होकर के वापस आए थे। कैसे और आज उसी का पिछलग्गू हैं, अखबारों ने बताया था। आज अमेरिका के संसद ऑटोग्राफ मांग रहे, क्यों मांग रहे? तो रेखा देखिए किस तरीके से तमाम लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और ये यूपी की जो 10 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर 100 प्रत्याशी मैदान में हैं और 8 महिलाएं इसी बीच हैं। 1.78 करोड़ वोटर्स इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। थर्ड फेज का ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें मुलायम परिवार के 3 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। डिंपल यादव मैनपुरी से हैं और फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसी के साथ मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री एसपी बघेल, आगरा और योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और अनूप प्रधान वाल्मीकि, दोनों की यहाँ भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रेखा के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। और चुनावी दंगल में आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। चिराग पासवान जो है वो काफी हमलावर है। दरअसल हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है चिराग पासवान और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के राक्षस राज वाले बयान पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। की भाषा का इस्तेमाल है भाई। देखिए, जब हम लोग जंगल राज बोलते हैं, कारण है उसका। जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार की घटनाएं, आप मुझे बताइए ना, आंकड़े नहीं बताते कि 90 के दशक में सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश से पलायन हुआ। आज भी दूसरे राज्यों में 2-2, 3-3 पीढ़ी से लोग वहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। प्रदेश में प्रवासी कहलाते हैं। ये वो जंगल राज था जब घर से माताएं बहनें
निकल नहीं सकती थी। आपको उसके जवाब में आपको कुछ और ढूंढना था, यही था ना। बोलने का कारण तो और कुछ है नहीं, क्योंकि आप जंगल राज आप सुन रहे थे तो आपको उसका जवाब देना था, तो आपने शब्द निकाल लिया राक्षस राज। क्या मतलब है इसका? भाई आज की तारीख में पिछले 10 सालों में जिस तरीके से सबसे ज्यादा गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया, और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़े। आज आप गांव देहातों में चले जाइए और आप लोग भी पूछिए, किसी से भी पूछिए कि कितने लोग हैं जिनको आज भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जन योजना का लाभ मिल रहा है, तो लोग हाथ उठाता है कि हाँ भैया हम लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। मैं इसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज चले जाइए, हर सभा में हम पूछते हैं, हर व्यक्ति हाथ उठाकर बोलता है कि भैया हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जहाँ हर परिवार की चिंता की, जहाँ हर महिला की चिंता करके उज्ज्वला से लेकर शौचालय तक निर्माण करवाने का काम किया, आज हर किसान की चिंता करके किसान सम्मान निधि देने का काम किया। कोई भी गरीब परिवार आर्थिक अभाव से, लाभ से, स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना रह जाए। आज 5 लाख रुपए तक का इलाज उसको दिया जा रहा है। अगर ऐसे काल को, ऐसे शासन को अगर ये लोग राक्षस राज कह रहे हैं, तो भैया ऐसा राक्षस राज बहुत बढ़िया है और ये होना चाहिए। आप 15 साल आप और आपका परिवार रहा, आप एक उपलब्धि अपनी गिना दीजिए तो हम लोग मानेंगे। एक सवाल है, लालू जी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर के सराहना की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने अपने परिवार के तमाम लोगों के साथ उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वोट डालने के बाद पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जमकर सराहना की। देखिए, ये मेरा जन्मभूमि है और हमारे पिताजी कबीरपंथी थे और उन्होंने हमारे तीनों भाई को अच्छी शिक्षा दी और उनके पुण्य प्रताप से, हमारे पिताजी हमारी माँ के पुण्य प्रताप से इस गांव में, उस समय जिसमें हम लोग का जन्म हुआ था, उस समय न पुल था, न नदी, कुछ नहीं था, न रोड था, न बिजली था, कुछ नहीं था। और यहीं हम लोग पढ़े लिखे। उस समय यातायात का कोई साधन नहीं था। हम लोग 2 नदी पार करके जगमोहरा पढ़ने जाते थे, वो दरभंगा जिला में पड़ता है। लेकिन हमारे पिताजी का देन है और ईश्वर की भी कृपा है, मैं धार्मिक विचार का हूँ कि इस गांव में से हम 3 भाई पैदा लिए और तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हुए। और तीनों भाई में 2 भाई का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, प्रिंस राज जी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समस्तीपुर से। तो ये मिट्टी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस मिट्टी में हम लोग पैदा लिए, पले, आगे बढ़े, पढ़े लिखे और इस मिट्टी का देन है कि आज देश के सर्वोच्च सदन जो है पार्लियामेंट हाउस, उसके हम लोग सदस्य हैं। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश अपना देश है और देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने। बता दें कि कांग्रेस की पूर्व नेत्री राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा अनेक बार उद्घाटित हो चुका है। एक बार फिर राधिका खेड़ा ने के बयानों से ये स्पष्ट हो गया है कि जो न्याय यात्रा में किस तरह के हथकंडे और षड्यंत्र वहाँ होते थे, किस तरह से महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया जाता था, किस तरह से वहाँ पे शराब पार्टियां होती थी, अब ये सब के सामने उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के परिवार से आए लोगों ने स्पष्ट किया है। एक बार फिर उनके चाल चरित्र और चेहरे पे मोहर लगी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनावी अभियान में लगातार इस बात पर हमला कर रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष किस तरह ओबीसी और एससी को मिले आरक्षण का हिस्सा काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने जिस तरह मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कोटे में शामिल कर उन्हें प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है, वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मंडल कमीशन मैंने लागू किया था, आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, तीसरे चरण का रुख हमारे पक्ष में है। ये बातें लालू प्रसाद यादव ने कही। मिशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा है पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका, और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है हमारे गठबंधन का, हम जीतेंगे। 400 पार वाला बात है लोग का हमेशा 400 पार का बात मतलब ये साइकोलॉजिकल एक असर देने के लिए लोगों के दिमाग में कि अरे यही जीतेगा। कहाँ से जीतेगा ये? 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। हर समय आरक्षण की बातें लोग कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हाँ, वो खत्म कराना चाहते थे। पिछड़ा विरोधी लोग है ना, दलित पिछड़ा विरोधी है सब। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि जो लोग वोट जिहाद के नारे लगा रहे हैं उनका समर्थन पाकिस्तान से जिहाद करने वाले लोग जो है वो कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, वोट की चोट से वोट जिहाद वालों को नस्तनबूद कर दो। जो लोग वोट जिहाद का नारा देते हैं उनका साथ पाकिस्तान से जिहाद करने वाले साथ देते हैं। ये किसके हाथ के साथ? विदेशी ताकतों का हाथ है। ये देश के सामने आ गया है। ये देश विरोधी ताकतें आज विपक्ष के माध्यम से ये जाति धर्म का दांव खेलकर भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वोट जिहाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट जिहाद की बात करते हैं। मैं देश की जनता को कहता हूं, ऐसी वोट की चोट दो कि वोट जिहाद वालों के हौसले पस्त हो जाए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की और साथ ही इस जनसभा के माध्यम से उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर कई हमले बोले। साथियों, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता का बयान तो बहुत खतरनाक है। ये कांग्रेसी मिलकर अब आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। कांग्रेस के समय विदेश राज्य मंत्री रहे और परिवार के करीबी ने भी कसाब को निर्दोष बता दिया है। ये मुंबई हमले में मारे गए सभी निर्दोष नागरिकों का अपमान है। ये मुंबई हमले में सभी आतंकियों को मार गिराने वाले सभी सुरक्षा बलों का अपमान है। ये शहीद तुकाराम आमले जैसे उन शहीदों का अपमान है। देश को किस तरफ ले जाना चाहती है कांग्रेस? तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस हर रोज और ज्यादा नीचे गिरती चली जा रही है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो है
कहा कि आज देश के हर कोने में युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, महिलाओं को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को भयानक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए। धन्यवाद। तो मेरे साथ चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।